आज तक आपने यही देखा और समझा होगा कि चार्जशीट में जिस डॉक्टर को गवाह बनाया गया है उसे क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे घेरा जाए, कैसे उसको तोड़ा जाए। हमने भी आपको बताया है कि एमएलसी डॉक्टर से क्या सवाल पूछे जाएं, यह भी बताया है कि पोस्टमार्टम डॉक्टर को कहां अटैक करना है और यह भी बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट की लाइन पकड़कर सवाल कैसे किए जाते हैं। केस के क्रॉस एग्जामिनेशन में यह सब कुछ जरूरी होता है, लेकिन आज हम आपको इससे एक लेवल आगे की बात बताने जा रहे हैं। हम आईओ या अस्पताल का जो प्रारंभिक डॉक्टर होता है उसकी गलती को पकड़कर उसके सहारे चार्जशीट में से अनुपस्थित या गैर हाजिर कर दिए गए डॉक्टर को क्रॉस करने का तरीका बताते हैं। जो डॉक्टर्स चार्जशीट का महत्वपूर्ण गवाह होना चाहिए था उसको आईओ ने गवाह नहीं बनाया या शुरुआती डॉक्टर्स ने उसके पास केस को रेफर नहीं किया। इस तरह उस छोड़े गए डॉक्टर से कैसे क्रॉस किया जाना चाहिए, यह जानना ही आज की वीडियो का उद्देश्य है। जो डॉक्टर कोर्ट में खड़ा है उसको सब देख सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर आईओ की चार्जशीट और कोर्ट दोनों में से जानबूझकर गायब कर दिया गया है या लापरवाही से कर दिया गया है, उसे केवल अनुभवी एडवोकेट देख पाते हैं। उसी गायब मेडिकल डॉक्टर को, एक्सपर्ट को डिफेंस का सबसे घातक और सबसे तेज हथियार बनाने की कला ही आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हर एक चार्जशीट की अपनी मेडिकल जरूरतें होती हैं। उन जरूरतों को पूरा करने वाले डॉक्टर्स को गवाह बनाकर कोर्ट में लाया जाता है। केस की जरूरत के मुताबिक एक से अधिक डॉक्टर भी चार्जशीट में गवाह हो सकते हैं। एक डॉक्टर केस को दूसरे डॉक्टर के पास रेफर करता है, दूसरा तीसरे के पास, तो तीनों डॉक्टर्स को कोर्ट में आकर अपनी बात प्रूव करनी होती है। लेकिन इन तीनों डॉक्टर्स में से जो डॉक्टर चार्जशीट में गवाह नहीं बनाया गया, वहां एक गैप या रिक्त स्थान रह जाता है। वहीं पर केस को अटका देना चाहिए और प्रोसिक्यूशन को नष्ट कर देने वाला क्रॉस कर देना चाहिए। मारपीट के केस में एमएलसी बनाने वाला डॉक्टर पहला गवाह होता है। हड्डी टूटने का मामला हो तो एक्सरे देखने वाला रेडियोलॉजिस्ट दूसरा गवाह हो जाता है। ऑपरेशन हुआ हो या लंबा इलाज चला हो तो सर्जन या इलाज करने वाला रेजिडेंट डॉक्टर भी तीसरा गवाह बनाया जा सकता है। जहर का केस हो तो उसमें टॉक्सिकोलॉजिस्ट भी आ जाएगा। सेक्सुअल ऑफेंसेस हो तो उसमें जांच करने वाला मेडिकल एग्जामिनर, सैंपल लेने वाला, डीएनए और फोरेंसिक लिंक वाले जो गवाह होंगे वे भी जरूरी विटनेस हो सकते हैं। इसलिए चार्जशीट पढ़ते समय पहला सवाल यह नहीं हो कि कौन डॉक्टर चार्जशीट में लिखा गया है। असली सवाल यह होना चाहिए कि किस जरूरी डॉक्टर के पास केस को रेफर नहीं किया गया है और किस जरूरी मेडिकल एक्सपर्ट को चार्जशीट में गवाह नहीं बनाया गया है। जैसे ही यंग एडवोकेट को चार्जशीट मिलती है तो वे अक्सर जल्दबाजी में विटनेस लिस्ट पढ़कर गवाहों की गवाही पढ़नी शुरू कर देते हैं। लेकिन अब हमें इस तरीके को थोड़ा शांत और गंभीर बनाना होगा। इसके लिए पूरी चार्जशीट को लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होगा। सबसे पहले यह देखना होगा कि आरोप क्या है, चोट कैसे बताई गई है, मौत कैसे हुई बताई गई है, जहर का आरोप है या किसी शरीर के बॉडी फ्लूइड मिलने की बात है। दूसरा सवाल यह होगा, इस आरोप को प्रूव करने के लिए किस डॉक्टर द्वारा चेकअप और इलाज जरूरी है। क्या वो सभी डॉक्टर्स यहाँ चार्जशीट में गवाह बनाए गए हैं? क्या सब जरूरी डॉक्टर्स को अस्पताल के दौरान रेफर किया गया था केस को? और तीसरी बात यह होगी कि वह जरूरी वाला डॉक्टर या एक्सपर्ट चार्जशीट में भी गवाह रखा गया है या उसको छोड़ दिया गया है। चौथी बात यह होगी कि ऐसे अनुपस्थित डॉक्टर को, गैर हाजिर डॉक्टर को, उसकी कमी को लेकर मौजूदा डॉक्टरों और आईओ से क्या सवाल पूछे जाएं कि प्रोसिक्यूशन की यह कमी केस फाइल पर साफ साफ अंकित हो जाए, आरोपी को इसका लाभ मिले। अब इसी तकनीक को हम कुछ आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं। पुलिस ने कहा कि हड्डी टूट गई है। यहां सवाल यह बनता है कि हड्डी टूटने की बात किसने देखी और किसने कोर्ट में साबित की।
एमएलसी डॉक्टर ने शरीर के बाहर की चोट देखकर एमएलसी बनाई होगी, लेकिन हड्डी सच में टूटी है या नहीं टूटी है यह बात तो कोई रेडियोलॉजिस्ट ही बता सकता था। रेडियोलॉजिस्ट भी केवल एक्सरे देखकर अपनी राय देगा, इलाज नहीं करेगा। इलाज तो ऑर्थोपेडिक सर्जन करेगा। यदि चोट खोपड़ी में लगी होगी तो फिर न्यूरोसर्जन का मामला आ जाएगा। न्यूरोसर्जन को देखना होगा कि दिमाग के अंदर चोट, नस पर दबाव या अंदरूनी खून, जिसको इंटरनल हेमरेज कहते हैं, वो तो नहीं है। नाक की चोट होगी तो जरूरत के अनुसार प्लास्टिक सर्जन की राय ली जा सकती है। यानी चोट के अनुसार डॉक्टर्स की लंबी फौज मरीज के इलाज में जुटनी चाहिए। यहाँ दो तरह से प्रोसिक्यूशन केस पर अटैक कर सकते हैं। या तो उस डॉक्टर को ढूंढ निकालें जिसने अगले उचित डॉक्टर को केस रेफर ना किया हो। रेडियोलॉजिस्ट ने ऑर्थोपेडिक सर्जन को केस रेफर नहीं किया तो रेडियोलॉजिस्ट का दबकर क्रॉस किया जाए। और दूसरा यह तरीका हो सकता है कि जिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर की राय केस में जरूरी थी उसे आईओ ने गवाह नहीं बनाया हो। यहीं से डिफेंस यह दिखा सकता है कि चोट की कहानी में प्रोसिक्यूशन ने बहुत कुछ छिपा लिया है और जहां केस में छिपाव आ जाता है कोर्ट उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अब मान लीजिए रेडियोलॉजिस्ट ने एक्सरे देखकर फ्रैक्चर लिख दिया, लेकिन उसके बाद फाइल में ऑर्थोपेडिक सर्जन का इलाज मौजूद नहीं है। यह एक बहुत गंभीर कमी है। रेडियोलॉजिस्ट ने हड्डी की तस्वीर देखकर राय दी थी, लेकिन हड्डी का इलाज उसने नहीं किया क्योंकि वह कर नहीं सकता था। तो फिर प्लास्टर किसने चढ़ाया? ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ? हड्डी ठीक से जुड़ी या गलत जुड़ी यह किसने चेक किया? दर्द कितने दिन रहा यह सब इलाज करने वाला ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बता पाएगा। लेकिन अगर वह लिंक फाइल में नहीं है, उसको गवाह नहीं बनाया गया है, तो प्रोसिक्यूशन ने फ्रैक्चर की पूरी मेडिकल चेन कोर्ट में नहीं रखी है। यदि रेडियोलॉजिस्ट द्वारा ऑर्थोपेडिक सर्जन को रेफर किए जाने वाली रेफरल पर्ची फाइल पर नहीं है तो यह भी एक भारी त्रुटि है। ऐसी हालत में रेडियोलॉजिस्ट से छोटे छोटे सवाल पूछे जाने चाहिए। क्या हड्डी का इलाज रेडियोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं? देखो, आपने मरीज को ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास रेफर करने की कोई पर्ची रिकॉर्ड पर नहीं लगाई है। आपके पास तो किसी मरीज का प्लास्टर, ऑपरेशन या ऑर्थोपेडिक इलाज करने की कोई योग्यता नहीं है ना। ठीक बात है ना। इन सवालों की चोट से गंभीरता बढ़ेगी और प्रोसिक्यूशन की पूरी कहानी कमजोर हो जाएगी। अब यही बात सिर की चोट में और भी गंभीर हो जाती है। सिर की चोट बाहर से छोटी दिख सकती है, लेकिन अंदर दिमाग की चोट, नस पर दबाव या इंटरनल हेमरेज छुपा हुआ हो सकता है। रेडियोलॉजिस्ट स्कैन को देखकर रिपोर्ट दे सकता है कि कहां कहां चोट लगी है, लेकिन मरीज के दिमाग और नसों की हालत पर जो अंतिम क्लिनिकल राय होगी या इलाज का काम होगा वह न्यूरोसर्जन को ही करना होगा। अगर स्कैन में सिर की चोट लिखी हुई है लेकिन फाइल में न्यूरोसर्जन का ओपिनियन नहीं लगा हुआ है तो यह बहुत भारी मेडिकल लूप होल है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर की चोट के बाहरी जख्म तो लिखे हुए हैं, लेकिन सिर की चोट का पूरा स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है और इलाज नहीं हुआ है। इस चोट से मरीज पर जो भी पूरा असर पड़ा हो वह कोर्ट के सामने नहीं लाया गया है। ऐसी हालत में जिस रेडियोलॉजिस्ट ने न्यूरोसर्जन को यह केस रेफर नहीं किया था उससे कुछ सवाल पूछे जाने तो जरूरी चाहिए। आप पूछ सकते हैं, क्या दिमाग और नसों की चोट का इलाज रेडियोलॉजिस्ट करते हैं या न्यूरोसर्जन करते हैं? आप यह भी पूछ सकते हैं कि यदि रेडियोलॉजिस्ट को दिमाग में चोट और नसों की चोट, सूजन कुछ ऐसा दिखाई पड़े तो क्या रेडियोलॉजिस्ट को वह केस न्यूरोसर्जन के पास रेफर करना चाहिए? यह भी पूछ सकते हैं, आपके द्वारा मरीज को न्यूरोसर्जन के पास रेफर करने की कोई पर्ची रिकॉर्ड पर नहीं लगी हुई है। ठीक बात है ना। यह भी पूछ सकते हैं कि आपके पास किसी मरीज का न्यूरोसर्जरी का इलाज करने की योग्यता तो नहीं है ना। इन सवालों से कोर्ट को यह साफ दिखाई दे जाता है कि स्कैन की रिपोर्ट तो है, लेकिन सिर के चोट की पूरी इलाज श्रृंखला गायब है। स्पेशलिस्ट की कोई राय ली नहीं गई है, केस उसको रेफर नहीं किया गया है। अब अंतिम और सबसे जरूरी अटैक
आईओ पर आता है, क्योंकि चार्जशीट बनाना आईओ का काम है। अगर आईओ ने एक्सरे या स्कैन रिपोर्ट तो फाइल में लगा दी, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन को गवाह नहीं बनाया, तो डिफेंस को यह बात कोर्ट में साफ करनी होगी कि पुलिस ने रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट तो लगाई है, लेकिन उसकी नेक्स्ट लेवल स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट नहीं करवाया है। जब भी एक लेवल पर डॉक्टर ने देखा कि रिपोर्ट लगी हुई है, तो उसके बाद इलाज करने वाले डॉक्टर के पास भी तो मरीज को ले जाना चाहिए था। तो रिपोर्ट तो लगी है, लेकिन इलाज का पर्चा नहीं लगा हुआ है। यह कमी है, यह एक प्रोसीजरल चूक है। यह प्रोसीजरल चूक पूरे प्रोसिक्यूशन केस को अंदर से कमजोर कर रही है। अब आईओ से आपको यह नहीं पूछना है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि चोट सही है या गलत है, सच्ची है कि झूठी है। आईओ से केवल यह पूछना है कि जिसने चोट की पूरी मेडिकल चेन पूरी करनी थी, उसे या उस मेडिकल एक्सपर्ट को आपने इस केस में गवाह क्यों नहीं बनाया। ऐसी हालत में आईओ से कुछ विशिष्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे क्या एक्सरे या स्कैन रिपोर्ट चार्जशीट में लगाई गई है। आप पूछ सकते हैं क्या इस रिपोर्ट में फ्रैक्चर या सिर की चोट के बाबत लिखा गया है कि चोट लगी है। आप यह भी पूछ सकते हैं कि क्या आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन को इस केस में गवाह बनाया है या भूल गए हैं। आप यह भी पूछ सकते हैं क्या कोर्ट के सामने उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मेडिकल राय उपलब्ध है या आपने उसे रिकॉर्ड पर नहीं लगाया है, जिसने सिर की चोट का भीतर से अध्ययन किया हो। बस यही असली सीख है आज की वीडियो की कि चार्जशीट में जो लिखा है उसे पढ़ना जरूरी है, लेकिन जो नहीं लिखा है, जो रेफरल नहीं हुआ है और जो स्पेशलिस्ट गवाह गायब है, उस गायब कड़ी पर क्रॉस करके केस को तोड़ देना हमें स्पेशलिस्ट एडवोकेट बना सकता है। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।